हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने दर्पण और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। दर्पण दो प्रकार के हुए थे, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो प्रकार का था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ यानी उठा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और फोकस तल। तो आइए समझते हैं दर्पण का द्वारक। सबसे पहले हम लोग दो दर्पण बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये क्यों अवतल है? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। जिधर ये लाइनें खींच दी जाए उधर आप समझ लीजिए कि पेंट कर दिया गया है, तो इधर से परावर्तन कभी नहीं होगा। जब भी होगा परावर्तन इस साइड से होगा। हम लिख देते हैं ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये है आपका उत्तल दर्पण। सबसे पहले दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है भाई? दर्पण के जिस भाग से परावर्तन होता है वही हो जाता है दर्पण का द्वारक। इस अवतल दर्पण में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक परावर्तन होगा तो इसका दर्पण का द्वारक हो जाएगा, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक परावर्तन होगा, इसका ये द्वारक हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे दर्पण के जिस भाग से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। यदि आप इसे m और इसे n कहो तो mn इसका द्वारक हो जाएगा। लिख देंगे mn। चित्र में mn क्या है? दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वारक है। इस दर्पण के द्वारक को हम लोग परावर्तक पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जहाँ से परावर्तन होगा तो परावर्तन इसी भाग से होगा, इसलिए इसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। दूसरा हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। क्या है? ध्रुव। अंग्रेजी में इसे हम लोग पोल कहते हैं। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण के द्वारक के या परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे। इसे, ये जो मध्य बिंदु है इसी को हम लोग ध्रुव कहेंगे। इसमें और इधर ये इसमें। तो क्या हो जाएगा परिभाषा? दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, ठीक मध्य रहेगा, ध्यान देना, मध्य बिंदु को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य अक्ष से पहले हम लोग वक्रता केंद्र को जान लेते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को जिसको कि काट कर ये दर्पण बनाया गया है। मान लीजिए
इस दर्पण को हम लोग पूरा कंप्लीट रूप में गोला बनाएं तो ऐसे आएगा। इस प्रकार से पूरा गोला बनेगा। तो उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसके केंद्र को ही हम लोग कहेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे यदि हम कंप्लीट करें, इसका ये इधर होगा और इधर एक कहीं केंद्र होगा। उस गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। लिख लेंगे, उस गोले के केंद्र को, उससे गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाती है अगली हेडिंग, वक्रता त्रिज्या। क्या होगा बच्चों? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसे हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, नहीं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, उसे हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। लिख लेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को, नहीं, गलत हो जाएगा। ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो लिख देंगे इसे R से, कैपिटल R भी आता है और स्मॉल r भी आता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? R से प्रदर्शित करते हैं। अब जान लेते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग मुख्य अक्ष को जानते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होगा? इस गोले के दर्पण के केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाएगी, इसी को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, लिख लेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए जान लेते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु अंग्रेजी में कहेंगे फोकस पॉइंट, या फोकी भी कह सकते हैं। फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस बिंदु, अभी आपने
वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ा और वक्रता केंद्र के बारे में भी पढ़ा। तो लिख लेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिला रही है इसके ठीक मध्य बिंदु, यानी वक्रता त्रिज्या के ठीक मध्य बिंदु को लिख लेंगे। वक्रता त्रिज्या के ठीक मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस फोकस बिंदु को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जान लेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। लिख लेंगे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। और इसमें इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, इसका ठीक पॉइंट F होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी फोकस दूरी। लास्ट है फोकस तल, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल ये जो मुख्य फोकस बिंदु है इसके ठीक इसी पे और मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी फोकस बिंदु पे और मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। लिख लेंगे फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगले कक्षा में हम लोग प्रतिबिंब और चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।